दो तीन चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं मैं कि पहली चीज़ तो ये है, देखो। एक मिनट यार। हम्म। आज जो करंट अफेयर की क्लास है वो मैंने नहीं रखी है, उसको कल करेंगे। क्योंकि मैंने थोड़े से ना टॉपिक्स चेंज किए हैं बेस्ड अपॉन जो लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के हैं। तो इसलिए उसको कल से कंटिन्यू करेंगे, पहली बात तो आज करंट अफेयर की नो क्लास टुडे। ठीक है, आफ्टर दिस क्लास। सेकंड चीज़ ये है, देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अभी जब हम लोग करंट अफेयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ, जैसा मैंने आपको अभी पिछले टाइम पे भी बताया था कि जुलाई में हम लोग करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, पेड कोर्स जो है उसमें न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बता दूंगा। और उससे आपको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और न्यूज़पेपर के साथ साथ हमारे को क्लासेस को कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये भी चीज़ हो जाएगी क्लियर। तो उसके लिए आप लोग को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आप जून में न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तीसरा ये है कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब जैसे आज आप जानते हो कि ये मेंटरशिप वाले में हमारा डे 7 है, कल हमारा डे 8 होगा। ये दोनों दिन के बाद आप जानते हो कि हमारा कंटेंट रीडिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे इस कोर्स में, हमारे 15 डे प्रोग्राम में, इस 15 डेज प्रोग्राम में जो आगे के लेक्चर्स हैं उसमें मैं पहले आपको रिवीजन करवाऊंगा। अभी कल हमारा डे 8 खत्म होने के बाद, ठीक है, रिवीजन के बाद फिर आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, मे बी 1 डे का, या शायद नहीं भी दूंगा, डिपेंड करता है कि आप लोग रिवीजन कैसे करते हो और व्हाट्सएप पे मेरे को अपडेट कैसे करते हो रिवीजन का। बट टेंटेटिवली मैंने सोच के लेके रखा है कि 1 डे का अपन टाइम लेंगे ताकि आपको चीज़ें बेसिकली कंसोलिडेट हो जाए। उसके बाद मैं आपका प्रीलिम्स का PYQ टेस्ट लूंगा। ठीक है। और प्रीलिम PYQ के टेस्ट, देखो, मैं टेस्ट में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। क्योंकि टेस्ट का फायदा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तभी है जब आप चीज़ों को याद करो। अभी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, अभी आप चीज़ें समझ रहे हो, अभी आप चीज़ों के नोट्स भी बना रहे हो, पर उसके बाद रिवाइज भी करना है। रिवाइज करवाना मेरा काम है, मैंने आपको पहले ही बोला था, प्रोग्राम का फीचर है। रिवीजन मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है, क्या करनी है। लीव दैट अपॉन मी। अभी कल ये क्लासेस खत्म होंगी, उसके बाद अपन रिवीजन क्लासेस पे आएंगे। और बेटा, रिवीजन करवाना मेरा काम है, मेमोराइजेशन करना आपका काम है। मैं मेमोराइजेशन नहीं करवा सकता। और यूपीएससी के लिए मेमोराइजेशन आपको खुद करनी है, वो कैसे होगी वो रिवीजन के टाइम पे मैं बताऊंगा। पर मेमोराइजेशन वैसे नहीं होती है जैसे बिहार में मेमोराइजेशन होती है। मैंने वीडियोस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, वो 10-15 लड़के जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, वहां पर बोल रहे होते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। तो वैसे पढ़ाई नहीं होती है सर वो। इसीलिए देखो बिहार से कैसे हीरे निकल रहे हैं वहां पर। हमें उस तरीके से नहीं पढ़ना है। हमें मेमोराइजेशन जो करनी है वो रिवीजन करनी है, वो दोनों चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। पर अनलेस आप मेमोराइज करोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है बेटा। तब तक फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप PYQ के टेस्ट को नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आई विल गिव यू टाइम फॉर दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके PYQ के प्रीलिम के टेस्ट के बाद फिर से मैं आपको 2 डेज का टाइम दूंगा। और वो टाइम इसलिए दूंगा ताकि अब आप चीज़ों को और अच्छे से मेमोराइज कर पाओ। और फिर मैं लूंगा आपके साथ एक आंसर राइटिंग वर्कशॉप। इसी कोर्स के अंदर होगा, आपको कुछ अलग कुछ नहीं करना है। इट विल बी पार्ट हियर ओनली, इसी में क्लासेस आगे शेड्यूल करता जाऊंगा मैं। ठीक है। आंसर राइटिंग वर्कशॉप जो होगी वो इसी के अंदर होगी। उस आंसर राइटिंग वर्कशॉप में मेरा क्या पर्पस है और ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव दो है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा कि हमें आंसर लिखते कैसे हैं और लिखना कैसे है।
और दूसरा फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम मेंस के पीवाईक्यू उठाएंगे इंस्टेंट के, जो हमने अभी तक पूरा इंस्टेंट पढ़ा है, और उसको फिर हम क्लास में सॉल्व करेंगे। आप भी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा, यहीं ऐसे लाइव आंसर राइटिंग चलेगी। ये करके आपका ये वाला कोर्स मैं कंप्लीट करूंगा। अब इसमें चाहे 15 दिन लग जाए, चाहे 17 दिन लग जाए, चाहे 18 लग जाए सर, वो मेरे हाथ में नहीं है। 15, 17, 18, 10, 20 लग जाए, फर्क नहीं पड़ता, पर हमें करना कॉम्प्रिहेंसिवली है। ठीक है जी। और ये डिपेंड करेगा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, कि आप रिवीजन और आप मेमोराइजेशन कितना क्विकली करते हैं। इन दोनों को मैं आपके व्हाट्सएप पे तो खैर जान नोचूंगा आपकी मैं। तो ये दो चीज़ों पे आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए, बाकी चीज़ों पे मेरी तरफ से जो कमिटमेंट है वो पूरा रहेगा। ठीक है जी। यहाँ तक ये सबको क्लियर हो गया जो हम चर्चा कर रहे हैं? 15 दिन लगे, 17 दिन लगे, 18 दिन लगे सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर हमें करना ये पूरा है। ये थॉट प्रोसेस है जो जब ये कंप्लीट होगा ना, आंसर राइटिंग का पार्ट, तभी जाने दूंगा आपको मैं। उसके बाद आगे किसी को पेड वाला मेंटरशिप लेना है, लो नहीं लेना है, मतलब वो आपका चॉइस है। पर जो मैंने यहाँ पर आपको कराना है, वो 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, वो मैं कराऊंगा प्रॉपरली उसको। ठीक है जी। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई जी? गुड टू गो। अच्छा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट जो है वो ये भी है कि इस पूरे प्रोसेस में अभी तक जितना हमने किया है, एक सेकंड रुको यार। हाँ, अभी तक इस पूरे प्रोसेस में जितना हमने अभी तक किया है, मैंने आपको अभी किसी को भी ना रिवीजन करने के लिए बोला है, ना मेमोराइजेशन करने के लिए बोला है। तो जब तक रिवीजन वाली क्लासेस नहीं होती तब तक वो मत करना, अभी फोकस करो कंप्लीशन पे। पर मैं बस एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ बिफोर भी हम पढ़ाई शुरू कर दें। अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रिलेटिवली थोड़ा सा लेट वगैरह भी स्टार्ट की है पढ़ाई, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लेट पढ़ाई स्टार्ट करके थोड़े से टारगेट्स अभी अचीव कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज ये आपसे जाननी है, और वो ये है, वी आर राइट नाउ टुडे एट डे 7। क्या सभी ने ऑलमोस्ट डे 6 तक कंप्लीट कर लिया है? क्योंकि अगर नहीं किया है तो बेटा फिर उसको कंप्लीट करने के लिए एक आध दिन का गैप रखना पड़ेगा मुझे। क्योंकि देखो, मैं रश नहीं करना चाहता इस चीज में कि हम लोग जो है रिवीजन जरा जल्दी कर लें, या जल्दबाजी करके इसको खत्म कर लें। जस्ट बिकॉज मैंने 15 दिन का टाइम दिया आपको, तो मैं 15 दिन मतलब 15 दिन में ही निपटाऊं, मेरे को वो जल्दबाजी नहीं करनी यार। मैं चाहता हूँ कि जो लोग जुड़ रहे हैं ना यार, वो सब लोग जुड़ रहे हैं तो फायदा लेके ही जाए। क्योंकि मुझे जल्दबाजी में कि भाई 15 दिन में हमें निपटा के बस आपको रफा दफा करके भेजना है, मैं वो नहीं करना चाहता। अगर आप लोगों का बैकलॉग है, मैं मेरी बात सुन लो यार, एक तो कमेंट करने से पहले ना पेशेंस लेवल 0 है आप लोगों में। बात सुन लो मेरी। अगर आप लोगों का बैकलॉग है, आज आइडेंटिफाई कर लो, आज आइडेंटिफाई कर लो। कल हम दोबारा मिल रहे हैं सवेरे, कल डे 8 का भी काम करना है। कल मुझे क्लियर कट तरीके से बता दो, और कल मुझे क्लियर कट तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर दो कि आप लोगों का अगर यदि बैकलॉग है, तो वो बैकलॉग को अचीव कंप्लीट करने में आप लोगों को, यदि अगर मान लीजिए कि एक दिन का समय और चाहिए, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। बट प्रोवाइडेड, जैसा मैंने आपको बता दिया यार, कि हमें रिवीजन, मेमोराइजेशन, प्रीलिम टेस्ट, मेंस टेस्ट, ये चार चीजें करनी है। ये चीज क्लियर हो गई थी सबको? तो कल तक एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, और आइडेंटिफाई करके कल एक बार इसके बारे में क्विक मॉर्निंग में डिस्कशन कर लेंगे। और डिस्कशन करके मेरे को आप फाइनली कल इसके बारे में बता देना। ठीक है जी, ताकि विल टेक अ कॉल ऑन दिस टुमारो इटसेल्फ। चलो जी, करें आगे, स्टार्ट करें जी डे 7 अब। अच्छा, लेट्स गो टू डे 7 नाउ। और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, डे 6, 7, 8, जो ये 3 दिन है, इन 3 दिन में बेसिकली हमारा फोकस क्या रहेगा? प्राइमरली हमारा फोकस एक ही चीज का रहेगा, और वो है प्राइमरली कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू को अपनाएंगे।
कल मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू के बारे में बेसिक बताया था, आप लोगों ने शुरू भी किया था। फिर मैंने आपको ग्रुप में एक सपोर्ट के लिए एक थॉट प्रोसेस भी बताया था कि कैसे उससे आप और फायदा उठा सकते हो। डे 6, 7, 8 में कल हमने ये कोशिश करी डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू को लेके। और दूसरी बात ये है कि अब हम आते हैं डे 7 और 8 पे। आज और कल दोनों दिन काम सेम चलेगा। तो आज और कल फिर मेरा काम अब एक ही है अब आपको लेके। और वो ये है कि अब मैं आपको दोबारा से जो है एक प्रकार का यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशंस दे रहा हूँ, जिससे कि रीइंफोर्समेंट आपको हो जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू को हमें कैसे प्रयोग करना है। आज डे 7 में जब आप अपना ये चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे आप देखोगे कि ये चैप्टर है संगम एज के बारे में। हमने ब्रीफ संगम एज की चर्चा डे 1 में भी की थी, आपको याद होगा। डे 1 में भी जब हमने बेसिकली संगम एज की चर्चा की थी तब हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे उस समय। पर ये चैप्टर में आज आप संगम एज के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। संगम एज, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं बेटा कि संगम एज जो है पूरी की पूरी हमारी ये साउथ इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में आती है। और साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है ये, पता है, आज तक, आज से कुछ वर्षों पहले तक ना, अगर मैं बोलूं ईमानदारी से, ये हिस्ट्री ऑप्शनल में एक वेटेज कैरी करता था। ऑप्शनल में आते थे सवाल संगम को लेके, साउथ इंडियन हिस्ट्री को लेके। लेकिन अभी यूपीएससी ने लास्ट, अगर आप 5 इयर्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करो, तो उन्होंने इसको अब जीएस में पूछना शुरू कर दिया है। इस एरा को निग्लेक्ट मत करना, ये बहुत क्रूशल है। इसी रीजन से मैंने इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर भी दिया, और इसी रीजन से मैंने इसके लिए आपको एक सेपरेट पूरा डे एलोकेट किया, क्योंकि इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल आ रहे हैं और हमें अब इसको प्रिपेयर करना है प्रॉपरली। यहाँ पर थोड़ा सा एक चैलेंज जो आपको आएगा, खास करके नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनको, वो है संगम एज के और साउथ इंडियन हिस्ट्री के वर्ड्स को लेकर। थोड़े से वर्ड्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होते हैं, साउथ इंडियन वर्ड्स जो हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसका एक तरीका बता रहा हूँ, आज ही अपना लेना। तरीका यहाँ पर इन वर्ड्स को मैनेज करने का ये होता है कि आप उस वर्ड को पढ़ने के लिए उसको ब्रेक करो, ब्रेक करके फिर उसका प्रोनाउंसिएशन डेवलप करो। देर इज नो अदर वे। समझ में आई जी? जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर टेक्स्ट आप पढ़ोगे जिसका नाम है टोलका पीएम। ठीक है। अब अगर टोलका पीएम नाम की एक टेक्स्ट है, तो आपको पहली रीडिंग में क्या होगा ना, जब आप आज ये चैप्टर पढ़ोगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इन एडवांस वार्न कर रहा हूँ कि वर्ड्स आपको सुनने में टफ लगेंगे, आपको लगेगा यार ये सब याद कैसे होगा, हो जाएगा, सब करते हैं, आपको भी करना है। माइंड में पहले दिन से 1 मिनट में देखते ही ब्लॉक मत बनाओ। ठीक है। दूसरी चीज, अब जैसे ये टोलका पीएम है, अब आप कम से कम यहाँ पर इतनी चीज तो समझ सकते हो ना कि ये वर्ड को हमें ब्रेक करना है। टोल का पीएम, तो ब्रेक करा तो समझ आया ना कि अच्छा है, टोल का पीएम है ये। फिर सिमिलरली आप पढ़ोगे एक और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जैसे कि पट्टू पुट्टू, अगेन ब्रेक इट, पट्टू पट्टू। तो बेसिकली ब्रेक करना है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड अगर आपको लगे, उसको धीरे 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 पढ़ो और फिर फुल वर्ड को समझो। और दूसरी चीज मैं एक और एड बता देता हूँ आपके लिए, आप अपने इसको वर्नैकुलर लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज वर्नैकुलर रीजनल लैंग्वेज है, उसमें लिख लो साइड में। साइड में लिख लो। आप हिंदी में प्रेफर करते हो, हिंदी में लिख लो। मैं जब पढ़ रहा था अपने टाइम पे, तो मेरे को पंजाबी में लिखना आता था तो मैं पंजाबी में लिख लेता था। इट इज ऑल अप टू यू, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे। पर आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा वर्ड्स याद करने हैं। टोलका पियम, पट्टू पट्टू, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको याद करनी है, क्योंकि यही लिखने हैं मेंस में। तो प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है बेटा। अब आते हैं संगम एज पे। आप यहाँ पर संगम एज के बारे में पढ़ोगे कि कैसे यहाँ पर संगम्स हुए थे। हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि ये पांड्या किंग जो मदुराई में थे, उनकी लीडरशिप में हुए थे, पहली बात तो। और ये जो संगम्स थे, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पर बेसिकली पोएट्स आए थे, और ये बहुत सारे पोएट्स ने आकर एक कलेक्टिव असेंबली लगाई थी।
और जब ये पोएट्स ने आकर एक कलेक्टिव असेंबली यहाँ पर लगाई थी, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड संगम जो है और जो थर्ड संगम है, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये बात तो तय है कि फर्स्ट संगम का तो कोई टेक्स्ट अपने पास अब बचा ही नहीं है। फिर भी हम ये कहते हैं कि जो सेकंड संगम है, क्योंकि फर्स्ट संगम हुई थी देखो हमारी बेसिकली मदुराई में, मदुराई की जो फर्स्ट संगम है, उस मदुराई की फर्स्ट संगम का कोई टेक्स्ट हमारे पास आज की डेट में नहीं पड़ा। सेकंड संगम जो कपाडपुरम में हुई थी, वो कपाडपुरम वाली जो संगम है वहां पर हमारे पास एक ग्रामर का टेक्स्ट टोल्कापियम जो है वो आज तक एक बहुत क्रूशल संगम का एक टेक्स्ट अवेलेबल है। अब आप एक चीज समझो बेटा, आपने अष्टद्वयी पढ़ा है सबने? व्हाट इज अष्टद्वयी एंड व्हाट इज पनिनी? क्या है भाई अष्टद्वयी पनिनी? दे आर ग्रामर टेक्स्ट। सो व्हाट इज बेसिकली अष्टद्वयी? इट इज अ बुक ऑन ग्रामर बाय पनिनी। अब अगर यहाँ पर आपको चीजें अब समझनी है तो एक चीज याद रखिएगा, नाउ यू आर एक्चुअली स्टडिंग साउथ इंडियन हिस्ट्री विद द नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री। आप जब पढ़ रहे हो टोलका पीएम, आप पढ़ रहे हो टोलका पीएम इज अ ग्रामर टेक्स्ट। अगर आप टोलका पीएम को एक ग्रामर टेक्स्ट के नजरिए से देख रहे हो तो बेटा एक चीज याद रखना, इमीडिएटली ये ग्रामर टेक्स्ट के पढ़ते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यार अष्टध्यायी भी तो एक ग्रामर टेक्स्ट है, यानी कि अष्टध्यायी इज इक्वल टू टोलका पीएम, दोनों सेम ग्रामर टेक्स्ट है। थोड़ा सा अब कंपैरेटिव थॉट प्रोसेसेस को बिल्ड करना, क्योंकि ये चैप्टर को जब आप पढ़ोगे बीइंग द साउथ इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट, स्टार्ट डूइंग कंपैरिजंस विद द नॉर्थ वेर एवर पॉसिबल। अब यहाँ पर चैप्टर में मैंने सिर्फ टोलका पीएम दिया है, लेकिन आपके नोट्स बनाने के टाइम पे आपको टोलका पीएम के बगल में अष्टध्यायी की पन्नी को वहां पर लिखना पड़ेगा। ये एड ऑन पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप कल को ये कंपैरिजन रिवीजन के टाइम पे याद रख पाओ। ये चीज समझ आई सबको? अब देखो, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई ये सेकंड संगम जो था उसमें जो कपाटपुरम में हुआ, हमारे पास यहाँ पर ये टोलकापियम हुआ। अच्छा, थर्ड संगम अगेन जो है बेटा मदुराई में हुआ। थर्ड संगम जो मदुराई में हुआ वहां पर बेसिकली क्या हुआ, वहां पर हमारे पास एक 10 सॉन्ग्स की बुक आई, और ये 10 सॉन्ग्स की जो बुक है उसको हम कहते हैं जी पट्टू पट्टू। और यहाँ पर 10 सॉन्ग्स की बुक के साथ साथ हमारे पास एक 8 की कलेक्शन आई, 8 पोएम्स की कलेक्शन। और इस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं एट्टू टोकाई। एट्टू, ETTU, टोकाई, ब्लू टोकाई कॉफी कंपनी एक है, उसी तरीके से टोकाई। और एट्टू, एट्टू मीन्स 8, एट्टू टोकाई। वर्ड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, अगर आप उसको ब्रेक करके याद करोगे हो जाएगा। एट्टू टोकाई। अब ये 3 संगम्स का बेसिक पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब ये 3 संगम्स आपने पढ़ लिए, देखो ये तो कोई भी पढ़ लेगा, एनीबडी कैन रीड दिस। बट वन क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि बच्चे ये पढ़ने के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू आपको क्या सिखा रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है। वो ये सिखाता है कि इन साउथ इंडिया आपके माइंड को इस तरीके से अब काम करना पड़ेगा कि सर यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड लेवल पर लिंग्विस्टिक हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया गया। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो आपको समझ आ रहा है क्यों आ रहा है? क्यों मैंने ये पॉइंट बोला स्टेट स्पॉन्सर्ड लिंग्विस्टिक हेरिटेज? मैंने यहाँ पर क्या लिखा? संगम किसकी लीडरशिप में हुए? पांड्या किंग। पांड्या किंग कौन है? स्टेट है ना बेटा। अगर पांड्या किंग एक स्टेट अथॉरिटी है तो स्टेट अथॉरिटी यहाँ पर क्या कर रही है? एक लिंग्विस्टिक समागम लगा रही है जिसमें लैंग्वेज स्पेसिफिक टेक्स्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कहना तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पर हमने क्या देखा? टेक्सचुअल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। टेक्सचुअल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखा हमने यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर टेक्सचुअल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखा और वो भी एक लिंग्विस्टिक हेरिटेज का देखा,
तो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू से अब हम ये इन्फर कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई इसकी वजह से साउथ इंडिया की एक रीजनल आइडेंटिटी क्रिएट हुई। और ये रीजनल आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हुई? ये क्रिएट हुई थ्रू व्हाट वी कॉल एज दीज क्रिएटिव असेंबलीज। कौन सी असेंबलीज? ये जो बेसिकली हमारे यहाँ पर संगम्स हुई। ये संगम्स क्या थी? क्रिएटिव असेंबलीज थी। हमने इनको क्रिएटिव असेंबली का दर्जा क्यों दिया बच्चे? क्योंकि संगम में क्रिएटिविटी इज एट डिस्प्ले। 10 किंग्स की चर्चा, 8 पोएम्स की चर्चा, ग्रामर के बुक्स की चर्चा। कैन यू सी द क्रिएटिविटी ऑफ द संगम? अब यहां पर एक चीज को समझो। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं कि संगम जो तीन हुए, दे प्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म लिटरेचर, ट्रू और फॉल्स? डिड संगम्स प्रोड्यूस यूनिफॉर्म लिटरेचर? दे नेवर प्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म लिटरेचर। They produced a creatively diverse literature. Creatively diverse literature. From poems related to love, from poem related to war, to books on grammar. इस नजरिए से सोचो। पर वो तो चलो एक इजी चीज है सोचना। ये तो पॉइंट इतना आसान है कि इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पर दिमाग लगाना इस चीज को लेकर है। अब आप 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में सोचो जो मैंने यहां पर आपके सामने डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू का पॉइंट बोला है बेटा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हेन आई से कि इफ साउथ इंडिया का रीजनल आइडेंटिटी वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दीज संगम्स, अब आपको समझ आता है कि वाई साउथ इंडियन स्टेट्स टिल टुडे आर सो क्रूशली स्ट्रॉन्ग ऑन देयर लिंग्विस्टिक रीजनल आइडेंटिटी। अब आपको ये चीज समझ आ रही है सर कि आज साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो अपनी रीजनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को लेकर इतने स्ट्रांग क्यों हैं? अब ये चीज पता है क्यों मैटर करती है? क्योंकि देखो हर चीज की ना एक साइंस है। आपने टाइम टेबल सबने देखा है जो मैंने डाला था मेंटरशिप के ग्रुप में आपके अगले पूरे 1 साल के कोर्स का, कि कौन सा सब्जेक्ट कब होगा? उसमें आपने ये चीज नोट करी है कि अगले महीने मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और साथ में सोसाइटी लिखी हुई है। क्यों लिखी है सर? क्योंकि ये जो एंशंट है ना सर, इसका एक डीप रिलेशनशिप है। ये लोग समझते नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था आज से 1 हफ्ता पहले कि पिछले 2 महीने बैठ के मैंने सिर्फ इस मेंटरशिप के पूरे थॉट प्रोसेस को डिजाइन किया है। सिर्फ समझा है उसको। और क्यों समझा है मैंने 2 महीने लगा के अपने? वो इसलिए समझा है 2 महीने लगा के क्योंकि मुझे इन सब्जेक्ट्स के बीच में एक लाइन ऑफ थॉट बनाना था कि कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा करने से एक ऐसी थिंकिंग डेवलप होगी बच्चे की कि जब तक वो एग्जाम तक जाए सारी पूरी थिंकिंग उसकी इवॉल्व्ड है। अब आप सोचो कि जब यहाँ पर आपने एंशंट इंडिया में ये पॉइंट पढ़ के आज समझ लिया कि संगम पीरियड के टाइम पे, संगम के पीरियड के दौरान हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि एक रीजनल आइडेंटिटी लिंग्विस्टिक लेवल पर बनी। ये चीज अब आप अगले महीने जब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आपको कराऊंगा उस समय आप ऑब्जर्व करोगे कि उस समय पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे आप देखोगे कि साउथ इंडिया में लैंग्वेज को लेकर प्रोटेस्ट क्यों हुआ, जिसको हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कहते हैं। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन, ये पॉलिटी में आप सब पढ़ते हो, लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन। पर कभी सोचा कि सर वो लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन हुआ क्यों? आफ्टर ऑल कभी सोचा कि सर साउथ इंडिया में ही लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन क्यों चला? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी तो भाषाएं अलग है ना बेटा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भाषाएं अलग हैं। बट व्हाई डिड लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन नॉट हैपन इन नॉर्थ ईस्ट? ये आएगा क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस। बिकॉज इसका रिलेशन है एंशंट से। और वो एंशंट से यहाँ से आप तभी समझ पाओगे जब आपने संगम समझा। जिसने संगम नहीं समझा ना वो लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन समझेगा, ना वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला समझेगा, ना इसका ऑपोजिशन समझेगा। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आज तक न्यूज में है बाय द वे। आज तक आप देख रहे हो कि तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कर्नाटका में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज बीइंग अपोज्ड। और आज तक मैं आपको बता दूं बच्चे, 99% ऑफ द एस्पिरेंट्स इन द मार्केट डोंट हैव दिस क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। दैट वाई? उसको सिर्फ मैकेनिकली पढ़ रहे हैं, अरे वो प्रोटेस्ट हो गया जी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। गेम इज ऑफ संगम सर।
डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू, ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्किल है बेटा, इसके बिना नहीं बनेगा। अब समझ आ रहा है कुछ? कम से कम आज इस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ने के बाद मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूँ कि सर बाकी मार्केट के बच्चे जाएं भाड़ में मरें जिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आपको कम से कम आज की डेट में अगर किसी ने ये बात पूछी कि साउथ इंडिया में लैंग्वेज को लेके इतने प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, तो कम से कम आप ये आंसर दोगे कि भाई तू रहने दे, तेरे को संगम लिटरेचर के बारे में नहीं पता। और फिर वो आदमी आ जाएगा डिसोनेंस में, संगम लिटरेचर कैसी बातें कर रहा है, उसको बोल भाई तू जाके ना वो 50 पेज के नोट्स पढ़ के रट। तूने एग्जाम निकालना नहीं, हमें करना है, हम कर रहे हैं। हमने एक वर्ड में बताना था, बता दिया, अब तू देख ले आके। क्योंकि तेरे बस की नहीं है वो प्रोसेसिंग करना। तो ये चीज बेटा इस नजरिए से आपको सोचनी है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जी। क्या हमने नॉर्थ की जो हिस्ट्री अभी तक पढ़ी, मौर्यन एम्पायर तक, कल क्या मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन तक नॉर्थ की हिस्ट्री में आपने एक जगह पर कहीं पर भी टेक्सचुअल रीजनल आइडेंटिटी देखी? किसी एक जगह पे नहीं देखी सर, नहीं देखी। गेम देखो बेटा। क्या आपने ये देखा कि जब मौर्यन एम्पायर भी आया, जो इतना बड़ा एम्पायर था जो कल हमने पढ़ा, क्या मौर्यन एम्पायर ने एक लिंग्विस्टिक लेवल पर, कुछ टेक्सचुअल लेवल पर गेम खेलने की कोशिश करी? सोसाइटी में नहीं करी। अब आप इससे एक चीज समझो, मैंने फिर क्या बोला बेटा, क्यों मैंने अगले महीने सोसाइटी रखा है? पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ रिलेशनशिप है, आप अगले महीने समझोगे, आज नहीं समझोगे। क्योंकि बेटा इसी रीजन से नॉर्थ और साउथ को अगर आप आज की डेट में ऑब्जर्व करो, वाई आर साउथ इंडियन स्टेट्स ऑलवेज सो यूनाइटेड? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? साउथ इंडिया में मलयालम एक लैंग्वेज है, तेलुगु एक लैंग्वेज है, कन्नड़ा एक लैंग्वेज है, तमिल एक लैंग्वेज है। ऑल फोर आर डिफरेंट, कोई सेम नहीं है, चारों अलग अलग है। लेकिन वाई साउथ इंडियन स्टेट्स आर रीजनली ऑलवेज यूनाइटेड विजा विज नॉर्थ इज नेवर यूनाइटेड? कभी आपने देखा है यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा ये सारे एकजुट हो गए, ग्रुप बन गया? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्योंकि ना यहाँ पर कोई लैंग्वेज का गेम हो पाया, ना कभी यहाँ पर आइडेंटिटी का गेम हो पाया, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई टेक्सचुअल गेम नहीं हो पाया। देर इज नो वन टेक्स्ट जो यूपी बिहार से लेके राजस्थान हरियाणा तक, वो टेक्स्ट जो है कॉमनली सबको बाइंड करती है। साउथ इंडिया की ये यूनिकनेस है, ये इस फीचर को समझना है। क्लियर हुआ जी? डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू अपनानी है बच्चे। अब देखो एक और एग्जांपल। हम कहते हैं जी कि जो संगम कॉर्पस है वो स्ट्रक्चरली बाइफरकेटेड है। ये आप पढ़ोगे। इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट्स हैं जो बेसिकली, पहली बात तो, नरेटिव को शेप करते हैं। इनफैक्ट हम साउथ इंडिया के पूरे संगम कॉर्पस में एक चीज देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि सर ये सारे टेक्स्ट्स एक नरेटिव शेप करते हैं। नरेटिव का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे? नरेटिव का मतलब होता है सर, इस कॉन्टेक्स्ट में संगम के, कि ये सारे टेक्स्ट्स सोसाइटी की थिंकिंग को शेप करते हैं। सोसाइटी की थिंकिंग को शेप करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो संगम कॉर्पस है, उस कॉर्पस में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल कन्नकू। मेल कन्नकू एक ऐसा टेक्स्ट है जो बेसिकली यहाँ पर बात करता है हीरोइक पोएट्री की। हीरोइक पोएट्री, हीरोइक पोएट्री का मतलब यहाँ पर ये है कि इस मेकन्नकू में ऐसी चीजें मेंशन्ड हैं जो बेसिकली हीरोज को ग्लोरीफाई करती। फिर यहाँ पर इसके साथ साथ आप देखते हो टेक्स्ट्स हैं जो कैटल रेड्स को ग्लोरीफाई करते हैं।
गौ बचाओ अभियान, वहां पर भी हैं गौ रक्षक। फिर ये यहाँ पर फोकस करते हैं कांस्टेंट वॉर के ऊपर। अब देखो कितनी आयरॉनिकल बात है सर। जब हम बात करते हैं वॉर हिस्ट्री की, हम कहते हैं सर मौर्यंस के टाइम पे लड़ाई हुई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, अशोका ने लड़ाई लड़ी, कलिंगा वॉर। सर लड़ाइयाँ साउथ में भी हुई। वॉर हैज बीन एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ इंडियाज वैल्यू स्ट्रक्चर। ये चीज अब आप सोसाइटी का एक थॉट प्रोसेस समझ पा रहे हो सर। नॉर्थ में तो वॉर्स थी ही थी, संगम कॉर्पस बताता है साउथ में भी वॉर्स थी। इसका मतलब ये नहीं है कि सर इंडियन आर वॉरिंग पीपल। इसका मतलब ये है सर कि वी हैव ऑलवेज फॉट टू डिफेंड आवर सेल्व्स। और ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर ये आर एबिलिटी टू फाइट टू डिफेंड आवर सेल्व्स, जो इंडिया की एंशंट वैल्यू है, इसको मॉडर्न टाइम्स में डिलिबरेटली इरेज किया गया। जब एक वो गांधी आ गया, जिसने आके जी वो नॉन वायलेंट नॉन वायलेंट नॉन वायलेंट नॉन वायलेंस का वो लगा रखा था। और आज जब मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार उल्टा करती है, वो कहती है कि नहीं सर, वॉर इज बेसिकली इक्वल टू आवर धर्म, और ये हमारा वो रहा है। आप सोसाइटी में अभी ये वैल्यू क्लैश देखते हो। ये वैल्यू क्लैश आज की डेट में एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है सर। आइडियोलॉजिकल क्लैश कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस कहती है हमारी विचारधारा जो है वो विचारधारा ही नॉन वायलेंस की है। सर वो तो मॉडर्न टाइम का मैनिफेस्टेशन है। और बीजेपी कहती नहीं, हमारी विचारधारा है कि हम लड़ाई करके अपने देश के धर्म को बचाएंगे। वो प्राचीन काल की जो है विचारधारा है, एंशंट टाइम्स की विचारधारा है। और सर एंशंट टाइम्स में अगेन सर, संगम कॉर्पस प्रूव्स नंबर वन दैट वॉर ऑल्सो वाज अ पार्ट ऑफ द साउथ इंडियन हिस्ट्री। सिमिलरली आप यहाँ पर पढ़ोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट सर, उसका नाम है तिरुकुरल। तिरुकुरल हम पढ़ते हैं इवन इन एथिक्स। तिरुकुरल जो है बेसिकली एक टेक्स्ट है जिसको लिखा था तिरुवल्लुवर ने। तिरुवल्लुवर के थॉट्स, उनके एथिक्स, उनकी केस स्टडीज भी हमने की हैं लास्ट ईयर, बच्चों को याद होंगी। तिरुवल्लुवर और तिरुकुरल जो है, ये एक टेक्स्ट है। तिरुकुरल, तिरुवल्लुवर एक ऑथर है। ये जो है ना सर, तिरुकुरल, इट इज कॉल्ड द फिफ्थ वेद ऑफ तमिलनाडु। फिफ्थ वेद ऑफ तमिलनाडु सर। अगेन डेवलप द कंपैरिजन बच्चे। हमने चार वेद वैदिक टेक्स्ट में पढ़े हैं, पर पांचवा वेद तमिलनाडु में। अब आप इससे क्या समझ रहे हो सर? इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ आती है कि आइडियोलॉजिकली, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया हैज बीन अ यूनाइटेड एलिमेंट। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं, आप समझ पा रहे हो इस चीज को सर? इंडिया इज अ यूनाइटेड एलिमेंट। क्यों मैंने ये पॉइंट बोला भाई? क्योंकि अगर चार वेद हमारे नॉर्थ के थे सर, तो पांचवा वेद यहां पर अगर साउथ का था, तो इट प्रूव्स सर कि द आइडिया ऑफ वेद यूनाइटेड इंडिया। और ये चीज फिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले महीने जब आप इंडियन सोसाइटी करोगे, तब आप ये चैप्टर पढ़ोगे वहां पर, जहां पर हम पढ़ते हैं रीजनलिज्म, जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में यूपीएससी के। और वहां पर हम ये पॉइंट पढ़ते हैं सर कि मेनी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ साउथ इंडिया टुडे अंडर द ऑर्बिट ऑफ रीजनलिज्म आर्ग्यू दैट साउथ इंडिया इज अ डिस्टिंक्ट रीजन ऑल टुगेदर। We have our own regional identity. Yes, you have your own regional identity, but you are part of the larger national identity. Your regional identity is not something कि आप उसकी वजह से एक separate existence altogether रख सकते हो, because our ancient texts are such जिसमें एक ये lineage चल रहा है, lineage। अब आप सोचो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चे, रीजनलिज्म के इंडियन सोसाइटी में 99% बच्चा ये आंसर लिख के आएगा कि रीजनलिज्म में जी वहां पर एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और वो सेपरेट आइडेंटिटी को हमें कर्ब करना है। विजा विज 1% आप लोग ये लिख कर आओगे कि हमारा फिफ्थ वेद तो जो है वो आज की डेट में तिरुकुरल है।
So that exactly proves that there is a constant lineage binding north and south. So there is no distinct regional identity. There is only one identity, भारत. फर्क देख रहे हो आप सर, अपनी सोच में और अपने कॉम्पिटिटर की सोच में। आपका कॉम्पिटिटर रटी रटाई चीजें लेके जा रहा है, आप ऐसी चीज समझ के जा रहे हो जो आप डिस्टिंक्टनेस क्रिएट कर रहे हो। और मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ सर, 20 क्वेश्चन होते हैं सर मेंस में। हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें हाफ मार्क टू 1 मार्क का लीवरेज लेना है। 3 पेपर, पेपर 1 2 3, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं मिनिमम हाफ मार्क 30, मैक्सिमम 1 मार्क 60। सिर्फ आधा नंबर अपने कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा लेना है सर, आधा नंबर हर आंसर में। इस प्रकार की डिस्टिंक्टनेस से, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू से, जो पूरा साल सीखना है आपने इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, हर सब्जेक्ट में सीखना है। और आपको मैं आज बता रहा हूँ बेटा, हर सब्जेक्ट में आधा नंबर ले लोगे आप ना, जो पूरा साल आपकी जान खा खा के सिखाऊंगा। ये 30 नंबर का फर्क समझ रहे हो आप सर? ये 30 नंबर का फर्क होता है सर रेलवे से और सीधा आईएएस में। ये 30 नंबर का फर्क होता है सर इनसाइड द मेरिट, आउटसाइड द मेरिट। ये 30 नंबर कितने मैटर करते हैं सर। और ये 30 मैं मिनिमलिस्टिक साइड पे ले रहा हूँ, मैक्सिमलिस्टिक में मैं 1 नंबर ले रहा हूँ। अभी अगर मैं सीधा एक बोलूंगा तो आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे सर, आधे पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ये 3 एग्जाम्पल्स, आप मुझे खुद बताओ, अगर ये 3 थॉट प्रोसेसेस आपने लेके, क्या आपको नहीं खुद लगता कि आधा नंबर तो आपको एग्जामिनर आपके कॉम्पिटिटर से इस आंसर में ज्यादा ही देगा? अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, सारे लोग 4 लेके जा रहे हैं, तो आप तो 4.5 ले जा ही रहे हो हर हालात में। सर यही गेम खेलना है बस, ये आधे आधे नंबर का डिस्टिंक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पर गेम खेलना है बस। हमारा गोल सिंपल है सर, हमें टॉप 50 में आना है। और होगा, और उसी का होगा सर जो इस चीजों को अप्लाई करेगा, जो मैं आपको रोज बता रहा हूँ। सिमिलरली अब आप देखो सर, एक एग्जांपल और लेके यहाँ पर, हम बोलते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर जितने भी ये किंगडम्स थे सर, इन किंगडम्स में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स थे। पोर्ट्स होते थे। इन पोर्ट्स से बेसिकली क्या होता था, ट्रेड होता था, एक्सटर्नल ट्रेड। यहाँ पर क्या होता था कि सबसे इंपॉर्टेंटली जो ग्रीक्स एंड रोमन्स थे ना सर, वो आकर साउथ इंडिया से यवनप्रिया लेके जाते थे। यवनप्रिया मीन्स पेपर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे आप एक चीज देखना कि ये यवनप्रिया लेके जाते थे, बाय करते थे, और रिटर्न में पता है क्या देते थे हमें? गोल्ड। गोल्ड देते थे। अब आप सोचो एक चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू से यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट होती हैं अगर आपने चीजों को विजुअलाइज किया हो तो। सबसे पहला कि सर अगर साउथ इंडिया, जिसके पास पोर्ट्स थे, अगर वो इन पोर्ट्स से ग्रीक्स और रोमन्स के साथ ट्रेड करता था, जो कि यूरोप का एक हिस्सा था, तो सर एक चीज तो स्पष्ट है कि इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन एट दैट टाइम। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन एट दैट टाइम। यानी कि ये कहना कि सर इंडिया आज ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हिस्सा बनना चाहता है, एस्पायर कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए एस्पायर नहीं कर रहा है क्योंकि उसको बनना है, क्योंकि वो हिस्टोरिकली रह चुका है। अब मैं आपको एक फर्क बताता हूँ सर सोच में।
इंटरनेशनल रिलेशंस या इकोनॉमिक्स के आंसर में 99% बच्चे ये लिखेंगे सर, इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट इसलिए बनना चाहता है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना जो है वो दूसरी कंट्रीज को बेसिकली ग्लोबल सप्लाई चेन को वेपनाइज कर लेगा। ये आप सुनते हो रोज, हमें ऑल्टरनेट ग्लोबल सप्लाई चेन बनानी है क्योंकि चाइना वेपनाइज कर लेगा, चाइना वेपनाइज कर लेगा। आप क्या लिखोगे सर? आप लिखोगे सर कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट इसलिए बनना चाहता है क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट था, क्योंकि साउथ इंडिया के पोर्ट से ग्रीक्स एंड रोमन्स के साथ ट्रेड ऑलरेडी होता था। सी द डिफरेंस इन द पॉइंट, सेम डिस्कशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन बट योर पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। ये कॉम्पिटिटर पर्सपेक्टिव है जो वो बने बनाए पर्चों में लेके जाते हैं याद कर करके रट रट के, एक ही ये पर्सपेक्टिव है। फर्क देख रहे हो पर्सपेक्टिव में? और इस डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव का इम्पैक्ट पता है क्या होगा? हाफ एक्स्ट्रा मार्क, सिर्फ इतना, इस डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। दूसरा पॉइंट सर, इंडिया वॉज मैरीटाइम कॉमर्स चैंपियन। इंडिया वॉज मैरीटाइम कॉमर्स चैंपियन। और अगर इंडिया मैरीटाइम कॉमर्स चैंपियन था, जो कि साउथ इंडियन हिस्ट्री से प्रूव हो रहा है, तो सर आज इंडिया क्या कर रहा है सर? आज इंडिया री मैरीटाइम इंटीग्रेशन कर रहा है, री मैरीटाइम इंटीग्रेशन कर रहा है। तीसरा, ग्रीक्स आते थे, ब्लैक पेपर खरीदते थे, गोल्ड देते थे। एक चीज आपको इससे समझ आनी चाहिए सर, वाई येलो कलर इज लिटरली हैविंग रिलीजियस वैल्यू टुडे इन साउथ। आपने देखा है सर, साउथ के किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी ऑस्पिशियस मोमेंट पे येलो कलर प्रेफर किया जाता है। आपने कभी सोचा है कि सर साउथ इंडिया की वुमेन आज तक, अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो या किसी घर में कोई खुशी का माहौल हो, तो दे प्रेफर टू वेयर येलो? इंडियन कल्चर। दूसरा पॉइंट यहीं पर, वाई येलो टुडे डोमिनेट्स सोशल थॉट। वाई येलो टुडे डोमिनेट सोशल थॉट, आप इस चीज को समझो सर। क्योंकि आज तक साउथ इंडिया में सर, बिल्डिंग्स भी आप येलो कलर की देखोगे। आज तक साउथ इंडिया में येलो कलर का सिग्निफिकेंस इसलिए है बिकॉज सर येलो वाज एसोसिएटेड विद गोल्ड। और आज तक साउथ इंडिया में सर गोल्ड को लेकर कितना फिक्सेशन है आप देखो सर। आज भी गोल्ड एक बहुत प्रेशियस चीज है वहां पर सर। आज भी साउथ इंडिया में जितना गोल्ड का कंजम्पशन साउथ में है सर, वो नॉर्थ से ज्यादा है वहां पर। क्योंकि सर गोल्ड वॉज एसोसिएटेड विद prosperity, gold was associated with wealth, and it was associated with well-being। इसीलिए सर साउथ के मंदिरों में गोल्ड चढ़ता है। जब आप टेम्पल्स पढ़ते हो तो हम ये बात वहां करते हैं कि सर साउथ के मंदिरों में गोल्ड चढ़ता है। तो ये चीज आपको समझ आई सर? ये चीज आपको क्लियर हुई? साउथ इंडिया में हमें इस नजरिए से चीजों को देखना पड़ेगा सर। तो घूम फिर के डिबेट कहाँ आ जाता है सर? घूम फिर के डिबेट यहीं आ जाता है वापस से सर। डोंट रीड मैकेनिकली, develop the art of what is called as, very importantly, doctrine of implied value,
और इम्प्लाइड वैल्यू का मतलब सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करना नहीं है, सब्जेक्ट को डीपली विद इन पढ़ना है। समझ आया ये पॉइंट? कल भी उदाहरण दिए थे, आज फिर उदाहरण दिए, कल दोबारा कुछ उदाहरण दे दूंगा, कल गुप्ता पीरियड पढ़ना है उसके भी एग्जांपल्स दे। समझ में आई जी ये चीज? क्लियर हो गया जी सबको? ठीक है जी। तो आज जैसा मैंने आपको बताया जी, करंट की क्लास नहीं है, करंट की क्लास कल होगी, पहली बात। और दूसरी बात, एक चीज मैं क्लियर कर दूं सर, कल करंट की क्लास सुबह 7 बजे है। सो कल करंट पहले कर लेंगे, फिर मेंटरशिप वाली ये क्लास ले लेंगे, ठीक है? टाइमिंग थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, ताकि आपको 8:30 तक फ्री कर दें, फिर आप उसके बाद आराम से अपना पढ़ते रहिए। चल, मिलते हैं जी कल।